प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और मैं नेहरू इंटर कॉलेज सेबरी सुकरौली कुशीनगर में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 6 राजनीतिक दल के दूसरे भाग का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को गति देने से पहले हम ये जान लें कि आज की कक्षा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हम लोग राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दलों की आवश्यकता और राजनीतिक दलों की संख्या बिंदुओं पर अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वह बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी। नंबर 2, क्षेत्रीय दल या रीजनल पार्टी। नंबर 3, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। और नंबर 4, राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय। पाठ के अंत में हम गृह कार्य भी आप सभी को देंगे। तो बच्चों, आइए पाठ को गति देते हैं। जो पहला बिंदु है जिसकी चर्चा आज करनी है उसका नाम है राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी। अपने देश भारत के संदर्भ में जो पार्टियां हैं वह 2 प्रकार की हैं। एक जिनका प्रभाव, जिनका असर अखिल भारतीय स्तर पे है, उन्हें हम राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी कहते हैं। और जो दूसरा दल है उसका हम क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय पार्टी कहते हैं, जिसका प्रभाव कुछ राज्यों तक सीमित है। राष्ट्रीय दल का प्रभाव पूरे देश में होता है, जबकि क्षेत्रीय दल किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं। अपने देश भारत में बच्चों ऐसी ही व्यवस्था है। अपने देश में ये वाली व्यवस्था है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। आइए इन दलों के बारे में और विस्तार में हम आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय दलों को नियंत्रित करने वाली जो नियामक संस्था है उसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग संक्षेप में ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, अर्थात रजिस्ट्रेशन करता है, और उन्हें मान्यता देता है, अर्थात रिकॉग्नाइज करता है। इस प्रकार पंजीकरण और मान्यता का कार्य ECI अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो नई दिल्ली में है, उसके जिम्मे है। भारत निर्वाचन आयोग आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दलों को कुछ विशेषाधिकार और लाभ देता है। ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। ऐसे दलों को चुनाव चिन्ह या सिंबल दिया जाता है, जिसका प्रयोग चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ही कर सकते हैं और कोई दूसरा इन चुनाव चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकता है। बच्चों, भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं, जिन नियमों के आलोक में वह दलों को मान्यता देता है तथा उनका स्तर बताता है। अर्थात कौन दल राष्ट्रीय स्तर का होगा और कौन दल क्षेत्रीय अर्थात राज्य स्तर का होगा। साफ नियम
जो भारत निर्वाचन आयोग ने बनाए हैं उसमें से जो पहला नियम है कि जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल करती है और न्यूनतम 2 सीटों पर विजय प्राप्त करती है तो उस दल को संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त हो जाती है। यह पहला नियम है चुनाव आयोग का। दूसरा नियम हम देखते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जब कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में पड़े कुल मत का 6% लोकसभा चुनाव में या किन्हीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े मतों का 6% मत हासिल करती है और लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 4 कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करती है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। अर्थात बच्चों, बहुत साफ बात चुनाव आयोग का है। राष्ट्रीय दल पाने का जो शर्त है, जो नियम है, वह बहुत साफ है कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% मत मिलना चाहिए या किन्हीं 4 राज्यों में पड़े मतों का 6% मिलना चाहिए और लोकसभा में कम से कम 4 उसके सांसद होने चाहिए। इस दशा में उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। इस मापदंड पे जो ये पैरामीटर्स हैं, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का, इस पैरामीटर पर, इस मापदंड पर 2017 में कुल 7 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। बच्चों, भारत में जो 7 राष्ट्रीय दल हैं उनका जो सूची है, लिस्ट है, ये आपके सामने है। पहला जो राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी भारत में है उसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। संक्षेप में इसे टीएमसी भी कहते हैं। इस पार्टी की स्थापना 1998 में की गई थी और इसके मुखिया हैं सुश्री ममता बनर्जी और ये पुष्प और तृण टीएमसी का चुनाव चिन्ह है। जो दूसरी पार्टी है उसका नाम है बीएसपी अर्थात बहुजन समाज पार्टी। 1984 में बनी थी। इसकी वर्तमान में चीफ हैं, सुप्रीमो हैं सुश्री मायावती और इनका जो चुनाव चिन्ह है वह है हाथी। तीसरी जो पार्टी है उसका नाम है बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी। 1980 में यह पार्टी का जन्म हुआ था। वर्तमान समय में जेपी नड्डा इसके मुखिया हैं और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। जो चौथी पार्टी है उसका नाम है सीपीआई। 1925 में यह पार्टी अस्तित्व में आई थी। वर्तमान में डी राजा इसके मुखिया हैं और ये चुनाव चिन्ह आपके सामने है। जो पांचवी पार्टी है उसका नाम है सीपीआईएम। 1964 में यह पार्टी टूटकर अलग होकर 1964 में बनी थी और वर्तमान में इसके मुखिया हैं सीताराम येचुरी और यह पार्टी का चुनाव चिन्ह है हंसिया और हथौड़ा। अगली जो पार्टी है इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में A.O. ह्यूम ने इस पार्टी को जन्म दिया था, बनाया था और वर्तमान में इस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी और चुनाव चिन्ह है इस पार्टी का हाथ का पंजा। और जो 7वीं पार्टी है उसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। ये 1999 में ये पार्टी का जन्म हुआ। शरद पवार इसके मुखिया हैं और इसका जो चुनाव चिन्ह है बच्चों, इसका चुनाव चिन्ह ये घड़ी है। ये 7
राष्ट्रीय पार्टी है, नाम, स्थापना वर्ष, मुखिया का नाम और ये सामने चुनाव चिन्ह। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राष्ट्रीय दल के बाद नंबर आता है क्षेत्रीय दल का, जिसे रीजनल पार्टी कहा जाता है। 7 राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख दलों को भारत निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय दल का दर्जा देता है या दिया जाता है। पिछले कई दशकों से क्षेत्रीय दलों की संख्या और प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1996 के बाद क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार में हिस्सेदारी का मौका मिला है। इससे भारत में संघवाद की भावना और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। ये क्षेत्रीय दलों का रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। बच्चों, भारत में जो रीजनल पार्टी हैं वो बहुत हैं, ढेर सारी रीजनल पार्टी हैं। जो प्रमुख रीजनल पार्टी हैं उनकी राज्यों में क्या स्थिति है, किस राज्य में कौन सा क्षेत्रीय दल ताकत में है, सत्ता में है या उसकी मजबूत स्थिति है, भारत के मैप में हम ये शो किया गया है, ये दिखाया गया है। इसको ध्यान से देखें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका अध्ययन करें। देखें कि यहाँ केरल और तमिलनाडु से लेके ऊपर जम्मू और कश्मीर तक क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी किस राज्यों में मजबूत है। इस मैप को आप ध्यान से देखें, समझें और अपने मस्तिष्क में इसे अंकित करें, इसे लर्न करें और समझें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैसे देखने में तो ये राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक जो पार्टी है, बहुत अच्छी लगती हैं। जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के लिए परेशान होते हैं, जनता के आवाज को बुलंद करते हैं और जनता की भलाई सोचते हैं। लेकिन अगर जो बहुत डीप में जाएं तो राजनीतिक दलों में हमें कुछ कमियां, कुछ बुराइयां नजर आती हैं। नजर डालते हैं कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन बुराइयां हैं, अर्थात राजनीतिक दलों के समक्ष चैलेंजेस क्या हैं, चुनौती क्या है, गौर करते हैं। लोकतंत्र और राजनीतिक दल एक दूसरे के पर्याय हैं। चूंकि राजनीतिक दल सत्ता में बने रहने के लिए प्रयासरत होते हैं, इसीलिए समय के साथ इन दलों में कुछ कमियां घर कर गई हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है। लोकतंत्र में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए और इस पर विजय भी प्राप्त करना चाहिए। बच्चों, आइए देखें कि राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, अर्थात कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो राजनीतिक दलों में घर कर गई हैं, उस पर एक नजर हम लोग डालते हैं। जो पहली कमी लगती है राजनीतिक दलों में, बहुधा इसका प्रचार प्रसार किया जाता, बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि राजनीतिक दलों की जो पहली कमी है कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक दल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र के बचाने के लिए राजनीतिक दल अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल कभी अपने आंगन में झांक कर नहीं देखते, क्योंकि उनके भीतर जो उनका आंतरिक लोकतंत्र है उसकी कमी महसूस की जाती है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके जो सर्वोच्च पद हैं, अर्थात ये जो सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, उनका जो चुनाव होता है, जैसा है आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से होना चाहिए, सामान्यतः कहने के लिए तो चुनाव होता है, लेकिन पार्टी जिसे चाहती है वही अध्यक्ष बन जाता है। अर्थात कहीं न कहीं इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी पकड़ ढीली हो गई है और पार्टी के शीर्ष के लोग ही
बार बार चुन के आ जाते हैं या वे जो चाहते हैं वही चुन के आते हैं, अर्थात पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है या उसका अभाव है। जो दूसरी कमी दृष्टिगोचर होती है राजनीतिक दलों में बच्चों, वह है सारी सत्ता एक या कुछ नेताओं के हाथों में है। अगर जो सभी राजनीतिक दलों के पर आप एक दृष्टिपात करें, नजर डालें, तो आप देखेंगे कि शिखर पे एक या दो तीन लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि सारी ताकत, सारी पावर उनके हाथों में आके सिमट जाती है। सारे प्रमुख फैसले, सारे पॉलिसीज वही तय करते हैं उस पार्टी में क्या होना चाहिए। पार्टी के जो नीचे के पदाधिकारी हैं या तो अपनी आवाज वहां तक पहुंचा नहीं पाते, और पहुंचा भी पाते हैं तो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। ये राजनीतिक दलों की दूसरी कमी बताई जाती है। जो राजनीतिक दलों की तीसरी कमी है जिसकी चर्चा प्रायः होती है, वह है वंशवाद। अर्थात कि राजनीतिक दल के जो मुखिया हैं अपने बाद फिर अपने बेटे को या बेटी को या अपने उत्तराधिकारी को, उसके बाद वह अपने उत्तराधिकारी को सत्ता, अपने राजनीतिक दल की चाबी सौंप देते हैं। ये राजनीतिक दल की बड़ी कमी है हिंदुस्तान में, जिसका बहुत चर्चा अक्सर की जाती है। जो चौथी कमी है राजनीतिक दल में, धन बल और बाहुबल का प्रभाव। आम चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल चाहता है कि उसके जो कैंडिडेट हैं, उसके जो प्रत्याशी हैं, उसके जो उम्मीदवार हैं, किसी भी तरह वह विजय प्राप्त करें। इसके लिए वह ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती है जो भर भर के रुपए पार्टी को दे पाते हैं और उन रुपयों से अपना प्रचार करते हैं, और इसके आड़ में अराजकता बढ़ती है, धन का प्रदर्शन होता है। इतना ही नहीं, धन बल के साथ बाहुबल का भी प्रयोग चुनाव में राजनीतिक दल के लोग अपने प्रत्याशियों के द्वारा करा रहे हैं, और इसकी आड़ में आपराधिक तत्व भी राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं और बहुधा उन्हें विजयश्री भी मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी कमी है राजनीतिक दलों में, जिसका समाधान देश को और राजनीतिक दल को ढूंढना ही होगा। जो पांचवी कमी है वह है सभी पार्टियां कमोबेश एक जैसी हो गई हैं। चूंकि राजनीतिक पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य पावर में आना है, कुर्सी पे बैठना है, सत्ता में आना है, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। उनकी जो पॉलिसी है, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उस कहते तो हैं, लेकिन कुर्सी के लिए अपने पॉलिसी को, अपने प्रोग्राम की भी तिलांजलि वह दे देते हैं कि किसी तरह भी कुर्सी मिल जाए। इस रूप में बहुत वेरिएशन नहीं हो पाता है हर पार्टियों के नीतियों और कार्यक्रम में, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों के समक्ष। बच्चों, यदि ऐसा है कि ढेर सारी कमियां हैं राजनीतिक दलों में, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम इस चुनौती का सामना करें और एक बेहतर तस्वीर सामने रख पाएं? यह तब दुनिया भर के नागरिक राजनीतिक दलों को सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा कर पाना टेढ़ी खीर है। मुश्किल का काम है राजनीतिक दलों को सुधार पाना, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला राजनेता ही करते हैं। जो फाइनल डिसीजन होता है वो राजनेता ही करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम नेता तो बदल देते हैं, लेकिन उनकी जगह पर फिर नए नेता बदलते हैं और नए नेता उनकी जगह पर आ जाते हैं, और फिर वे वैसे ही हो जाते हैं। यदि वे सुधरने के लिए नहीं तैयार है तो क्या उन्हें मजबूर किया जा सकता है? अपने देश भारत में तो राजनीतिक दलों की बुराइयों को दूर करने के कई प्रयास किए गए जो निम्नलिखित हैं। अब जो हिंदुस्तान में जो मुश्किलें हैं, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की गई। देखते हैं कौन कौन उपाय किया गया भारत में। भारत में बच्चों जो उपाय किए गए, उसमें से जो पहला उपाय किया गया भारत में, दल बदल पर रोक।
एक कानून बना दिया गया कि जिस सिंबल से कोई प्रत्याशी जीत के सदन में पहुंचा है वह जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड बताना अनिवार्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में साफ कहा है कि चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवार अपने संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा एक शपथ पत्र के रूप में, एफिडेविट के रूप में जनता के सामने रखेंगे, ताकि जनता ये जान सके कि कौन कैंडिडेट के ऊपर कैसे मामले हैं, कौन पैसे के मामले में कौन बहुत धनी है, कौन गरीब है, किसके पास अधिक पैसे हैं, किसके पास कम पैसे हैं, किसके पास चल और अचल संपत्ति कितनी है, तथा कौन कितना बड़ा डॉन है। ये कोशिश की गई है हिंदुस्तान में लोगों को बताया जाए। अगला जो कोशिश किया गया, दलों के लिए सांगठनिक चुनाव अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि ये व्यवस्था की गई है कि संगठन का चुनाव दलों का होना चाहिए और होता भी है, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता रह गई है। वह दल जिसको चाहता है वही जीत के आता है और वही सुप्रीमो बन बैठता है और इस व्यवस्था को ऐसे ठेंगा दिखा दिया जाता है, सिर्फ ये फॉर्मेलिटी रह के हो रह गई है। दलों के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी। ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, इनके लिए रिटर्न भरना जरूरी है कि कितना पैसा ये पाए, कितना पैसा खर्च करे, कि यहाँ पे कुछ पारदर्शिता है, उनके पैसों का कुछ हिसाब किताब लिया जा सके। अर्थात ये उपाय हिंदुस्तान में किए गए राजनीतिक दल की बुराइयों को दूर करने के लिए। उपाय जो किए जाने चाहिए, इसके पहले के स्लाइड में मैंने जो चर्चा करी बच्चों, वह वे उपाय थे जो किए गए, और अब उन उपायों की चर्चा हम कर रहे हैं जो किए जाने चाहिए। इसमें यद्यपि भारत में राजनीतिक दलों की बुराइयों को दूर करने के कई उपाय किए गए, इन उपायों के अतिरिक्त प्रायः कई और उपाय सुझाए जाते हैं। पहला उपाय है दलों के आंतरिक मामलों के लिए कानून बने, कि जो इंटरनल पॉलिसी है उनकी, उसके लिए एक नियम बने, एक कानून बने और उसी कानून के हिसाब से उस दल को चलाया जाए। जो दूसरा उपाय सुझाया जाता है वह है कि दलों के मुखिया का खुला चुनाव हो, कि किस दल का कौन अध्यक्ष होगा इसकी बाकायदे वोटिंग कराई जाए और उस दल के जो मेंबर है वह वोट करे और जो सबसे अधिक वोट पाए वह उस दल के मुखिया की गद्दी पे बैठे। जो तीसरा उपाय सुझाया जाता है कि 1/3 महिला प्रत्याशी, कि जब भी इस तरह का कोई खुला इलेक्शन हो तो राजनीतिक दलों के जो पद हैं वह उस पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हों। चौथा जो उपाय बताया जाता है कि पार्टी के 1/3 शीर्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हों, अर्थात टॉप लेवल के जो पद हैं, शीर्ष स्तर के जो पद हैं, उच्च स्तर के जो पद हैं, उसमें से 1/3 पद सिर्फ महिलाओं को ही दिया जाए। पांचवा बहुत मार्के का ये सुझाव है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। आम चुनाव में राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पैसा पानी की तरह से बहाते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। और इसको रोकने के लिए यह उपाय सुझाया गया है कि सरकार हर प्रत्याशियों को पैसा दे चुनाव लड़ने के लिए, ताकि उनको जो अंधाधुंध पैसे खर्च करते हैं इस पे लगाम लगाई जा सके, इनको रोका जा सके और योग्य उम्मीदवारों को उत्साहित किया जा सके जो पैसे के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पाते। वे उम्मीदवार भी आए, गवर्नमेंट से पैसा ले और चुनाव लड़े। इस प्रकार अच्छे लोगों को चुनाव में हम भागीदार बना सकते हैं और उन्हें चुन के विधानसभाओं में और संसद में हम भेज सकते हैं, जिसका भला इस देश को हो सकता है। और जो छठा और अंतिम उपाय बताया गया कि ये पैसा दिया कैसे जाए, क्या मानक हो, क्या मापदंड हो, किस पैरामीटर पे ये पैसा दिया जाए, तो बताया गया है कि पिछले चुनाव में प्राप्त मतों के अनुपात में धन दिया जाए। कि पिछले चुनाव में
जो पार्टी जिस अनुपात में वोट पाई है, मत पाई है, उसी अनुपात में उसे पैसे और धन दिया जाए। इस प्रकार ये 6 उपाय बताए गए। बच्चों, पिक्चर अभी यहीं पूरी नहीं हुई है, अभी 2 उपाय रह गए हैं। 2 और तरीके हैं जो तरीके सुझाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए और अपने देश में लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए। इसके अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारने पर मजबूर किया जा सकता है। अब ये कौन 2 तरीके हैं जो बिल्कुल विवश कर देंगे राजनीतिक दलों को? नहीं, तुम खुद सुधरो, बदलो, नहीं तो फिर मैदान से बाहर जाओ। ये 2 क्रांतिकारी उपाय कौन हो सकते हैं, आइए देखते हैं। जो पहला तरीका है यह कि राजनीतिक दलों पर नागरिकों द्वारा दबाव बनाया जाए, एक प्रेशर तैयार किया जाए, एक दबाव तैयार किया जाए। किसके द्वारा? नागरिकों के द्वारा। किसके ऊपर? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। क्योंकि यदि उन्हें लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिर सकता है तो वे सुधार के प्रति संजीदा हो जाएंगे। ये तरकीब हिंदुस्तान में आजमाई जा सकती है और मुझे लगता है कि ये तरकीब हिंदुस्तान की व्यवस्था को, हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों में जो बुराइयां हैं उनके दूर करने में ये मददगार हो सकती है। और जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा उपाय है, यह कि सुधार के आकांक्षी स्वयं राजनीतिक दलों में सम्मिलित हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में जनता की भागीदारी से ही सुनिश्चित हो सकती है। अर्थात कि यदि हम चाह रहे हैं कि राजनीतिक दल में इस तरह ऐसे सुधार किया जाए तो हम बाहर से नहीं, भीतर से, कह के नहीं, करके, अर्थात हम कुछ राजनीतिक दलों में शामिल हों, उनके सदस्य बने या एक नया राजनीतिक दल खड़ा करें, देश के सामने एक नया विकल्प खड़ा करें कि ये विकल्प बेहतर है, हम बेहतर हैं, और ऐसा करके लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है और लोकतंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। तो बच्चों, ये 2 अतिरिक्त उपाय थे जिन उपायों के द्वारा हम राजनीतिक दलों की बुराइयां तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही इस देश का भी भला कर सकते हैं। बच्चों, पूरे पाठ राजनीतिक दल की चर्चा आपने सुनी। अब इस पूरी चर्चा के आधार पे हमने ये गृह कार्य, अभ्यास के प्रश्न हमने डिजाइन किया है। ये अभ्यास के प्रश्न हमने डिजाइन किया है। जरा ये देखें, यहां निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये आपके सामने 8 स्टेटमेंट हैं या कथन हैं। इसमें से कुछ कथन सही हैं और कुछ कथन फॉल्स हैं या गलत हैं। ध्यान से सुने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। नंबर 2, दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। तीसरा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम थे। चौथा, तृणमूल कांग्रेस के मुखिया सुश्री ममता बनर्जी हैं। पांचवा, राजनीतिक दलों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। छठा, दल बदल कानून से दल बदल में तेजी आई है। सातवां, राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है। और आठवां, चुनाव आयोग ने सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना वैकल्पिक कर दिया है। ये 8 कथन देखें और जो पाठ आज पढ़े हैं इस पाठ को 1 बार 2 बार देखें, समझें और इन प्रश्नों या इन स्टेटमेंट को, इस कथनों में छांटें कि कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है, और ऐसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। मुझे लगता है बच्चों कि आज का पाठ आपको रोचक लगा होगा और आपको समझ में आया होगा।
हम अच्छे से आपको समझा पाए होंगे और आपके मन मस्तिष्क पर ये अच्छे से अंकित हो पाएगा। आज के लिए तो बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में, अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।